स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर कोई सिस्टम आइसोलेट है तो जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व, मीन्स इट नॉट चेंज विद द टाइम। तो उसी का एक सबसे कॉमन एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। इस पे बेस कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो रिकॉइलिंग ऑफ जो गन है वो एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक एग्जांपल है। तो यहाँ जब हम एक गन के रिकॉइल होने की बात करते हैं तो वो एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंसिडर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई गन होती है, ओके, तो जब किसी गन से कोई बुलेट फायर होती है तो क्या होता है कि बुलेट है वो v वेलोसिटी से, लेट v भी आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन जब ये आगे जाती है तो ये इस गन को पीछे की तरफ पुश करती है और ये गन एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है जिसे हम कहते हैं vg। तो जब हम कहते हैं कि ये गन और बुलेट एक आइसोलेट सिस्टम है, बाहर से कोई इस पे कोई फोर्स एक्ट कर नहीं रहा है, तो अगर ये गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी एंड बुलेट मूव विद द वेलोसिटी vb, then bullet also exert force on the gun in the backward direction. That gun move with the velocity vg and this velocity is called recoil velocity of the gun. ये न्यूटन थर्ड लॉ का भी केस है और इसमें मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो उनका मोमेंटम चेंज होता है और जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो दोनों में सेम अमाउंट से होगा। मीन जिसका मोमेंटम जितने अमाउंट से इंक्रीज होता है इसका मोमेंटम उतने अमाउंट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मीन्स चेंज इन बोथ द मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो हम इसे एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कि हाउ न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक प्लेस। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा। अगर एक बॉडी इस पे फोर्स लगाती है तो ये बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग। तो जब फायर से पहले हम इस सिस्टम के टोटल मोमेंटम की बात करते हैं तो टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम, तो ये क्या होगा, फ्लैट मास ऑफ गन है आप उसे कह दीजिए mg एंड जो मास ऑफ बुलेट है आप उसे कह दीजिए mg। तो यहाँ जब हम टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग की बात करेंगे, बिफोर फायरिंग ये हम लिख रहे हैं बिफोर फायरिंग, जब हमने बुलेट को फायर नहीं किया है तो बोथ आर एट रेस्ट, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ug, एट रेस्ट है तो क्या लिखेंगे 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है ub और ये भी रेस्ट पे है तो क्या लिखेंगे हम 0। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग क्या हो जाएगा, दैट इज मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। और ये क्योंकि दोनों एट रेस्ट है तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0। तो जब फायर किया जाता है तो उसके बाद जो टोटल मोमेंटम होगा इस सिस्टम का, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, वो हम क्या लिखेंगे कि जब फायर करते हैं तो इसे कोई वेलोसिटी मिलती है, इसे भी कोई वेलोसिटी मिलती है, और जब हम टोटल मोमेंटम की बात करेंगे तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। और क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो जब हम कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करते हैं तो दिस मोमेंटम इज आल्सो इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो आफ्टर फायरिंग दिस इज आल्सो 0। तो हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ गन, ये गन किस वेलोसिटी से रिकॉइल करती है। तो यहाँ हम इसको रखिए एक तरफ और इसे ले दिए आप दूसरी साइड, तो vg जो आपके पास आएगा ये बन जाएगा mb अपॉन mg इंटू vb। तो दिस इज योर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, कि जो गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी विद ए वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इससे कम होगी। क्यों?
क्योंकि इसका मास होता है ग्राम्स में और इसका मास होता है किलोग्राम में। तो मोमेंटम को कंजर्व रखना है तो अगर एक का मास स्मॉल है तो वेलोसिटी क्या होगी, लार्ज। और कंजर्व रखना है तो अगर एक का मास है लार्ज तो वेलोसिटी क्या होगी, स्मॉल। तो इसीलिए जब फायरिंग की जाती है तो जो सोल्जर्स होते हैं, आपने देखा भी होगा किसी मूवी में, किसी सीन में, कि जो गन होती है उसे कंधे के साथ बिल्कुल सटा के रखते हैं, टाइटली हेल्ड करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही फायरिंग होगी बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगी, और अगर कंधे और गन के बीच में कोई गैप हुआ थोड़ा बहुत भी, तो वो पीछे आती हुई गन हमारे सोल्जर को, हमारे कंधे को क्या कर सकती है, स्ट्राइक हिट करेगी, तो फ्रैक्चर हो सकता है, चोट लग सकती है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमेशा हिदायत दी जाती है कि उसे टाइटली कंधे के साथ होल्ड करके रखे, ताकि जब गन रिकॉइल करे तो वो गैप ना हो, क्योंकि पीछे आती हुई इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन आवर सोल्जर। दिस इज अवर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल है रॉकेट फायरिंग। जो रॉकेट फायर करते हैं, जो रॉकेट मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो भी एक्चुअली न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। लेकिन ये जो केस है रॉकेट फायरिंग का, ये एक्चुअली केस है वेरिएबल मास का। तो जो वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स हैं, भले ही वेरिएबल मास हो लेकिन फिर भी यू कैन से रॉकेट फायरिंग। वेरिएबल मास इसे क्यों लिखा है? क्योंकि जो रॉकेट होते हैं वो जब फायर करता है तो इसके कंटेनर में जो फ्यूल का कंबशन होता है, तो कंबशन से जो गैसेस बनती हैं वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो इन्हें एक नोजल के थ्रू बाहर फेंका जाता है, इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो जैसे ये गैसेस बाहर आएंगी हाई स्पीड के साथ, तो ये जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन पे फोर्स लगा, दे कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द रॉकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। मींस इस सिस्टम ने इस पे फोर्स किया तो इसने इस पे क्या किया, रिएक्शन। तो एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो मोमेंटम ऑफ दिस टोटल सिस्टम रिमेन कंजर्व। तो लेट इनिशियली जब यहाँ किसी तरह का कोई कंबशन नहीं होता है तो इस पूरे सिस्टम का टोटल मास होता है लेट एन। ये सिस्टम प्लस फ्यूल दोनों का कंबाइंड मास है एन। और जब इसमें कोई कंबशन नहीं हुआ है तो गैस रिलीज नहीं होंगी, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है एट द टाइम जीरो क्या होगी, जीरो। तो लेट एट ए टाइम टी इसमें फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे फ्यूल का कंबशन स्टार्ट होगा तो गैसेस क्या आएंगी, बाहर। गैसेस बाहर आएंगी तो सिस्टम का कुछ मास क्या हो गया, रिड्यूस। ओके, और ये गैसेस इस पे क्या लगाएंगे, अपथ्रस्ट, जिसकी वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, एंड दैट टाइम लेट दिस रॉकेट हैज ए मोमेंटम ऑफ m into v। लेट दिस सिस्टम हैज ए मास ऑफ m and velocity of v, so momentum will become m into v. So let at a small time interval after some time, जहां इसमें से थोड़ा सा मास और डिक्रीज हो जाएगा गैसेस का, लेट dm। ओके, तो यहाँ जो सिस्टम का मास बचेगा वो अभी, क्योंकि ये बाहर आ गई है गैसेस, तो इसका मास m से क्या हो गया, माइनस dm। और जो वेलोसिटी है, क्योंकि गैसेस जितनी बाहर आएंगी, जितना कंबशन होगा, स्पीड उतनी ही इंक्रीज होगी। तो अब इस टाइम t पे इसकी वेलोसिटी थी v, तो एट द टाइम t प्लस dt इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस dv। मींस टाइम के साथ जैसे जैसे कंबशन का रेट बढ़ेगा, इसकी जो वेलोसिटी है रॉकेट की वो इंक्रीज होती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारा कंबशन हो जाएगा फ्यूल का, तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी को कहा जाता है बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। तो वो भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, लेट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लेट एट एनी टाइम टी इस सिस्टम का जो मोमेंटम था वो क्या है, mv। दिस इज एट द टाइम t, बट एट द टाइम t प्लस डेल्टा t, यही जो मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। अब ये सिस्टम है, इसे हम दो पार्ट में कंसीडर करेंगे, वन इज विद द रिलीज गैसेस एंड वन विद दिस रॉकेट।
तो देखिए जो गैसेस हैं उनका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो लेट ये जो गैस नीचे आ रही है, बाहर आ रही हैं, तो इनका जो वेलोसिटी है उसे आप लिख लीजिए v(r). ओके, दे आर कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस। दूसरा ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो इस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम भी क्या होता है, वेक्टर। तो इस वेक्टर क्वांटिटी की वजह से तो मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम प्लस मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर द टाइम डेल्टा t। तो मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम को हम क्या लिखेंगे, m इंटू v प्लस मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी माइनस की वजह से क्या लिखा जाएगा, dm इंटू वी आर। तो इस प्लस माइनस की वजह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस। बस आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो टोटल मोमेंटम एट द टाइम t इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम एट द टाइम t प्लस डेल्टा t। मींस t टाइम पे जो मोमेंटम था वही डेल्टा t टाइम के बाद भी होगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिकॉज एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो m इंटू वी प्लस m इंटू डी वी माइनस वी इंटू डी एम माइनस डी एम डी वी और ये माइनस का dm इंटू वी आर। तो यहाँ देखिए जो ये वाला फैक्टर है इट इज वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल। और एक स्मॉल को एक स्मॉल क्वांटिटी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लगभग क्या हो जाता है, ना के बराबर। और इस स्मॉल क्वांटिटी को यहाँ रखने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन से कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। स्मॉल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम स्मॉल क्वांटिटीज को फिजिक्स में क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। तो एम वी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये जो आपके पास dm वाला फैक्टर है आप इसे इकट्ठा कर लीजिए, तो ये v आ जाएगा। ये माइनस कॉमन की वजह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, v प्लस वी आर। और ये जो आपके पास है m इंटू डी वी इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस वाले फैक्टर को आप इधर ले आइए, क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ से हम इनको क्या कर देते हैं, इक्वल। तो ये जो आपके पास टर्म है v प्लस वी आर, वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एंड वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, और दोनों का प्लस है तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस है v प्लस वी आर, इसे आप लिख दीजिए माइनस का u। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस। ओके, और ये मैंने माइनस क्यों लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इस वेलोसिटी को कौन सा साइन मिलेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड दिस इज माइनस का u ऑफ dl। अब जो m है उनको एक तरफ कीजिए और बाकी कंटेंट को एक तरफ कीजिए। तो क्योंकि हमें v चाहिए, वेलोसिटी दैट इज वेरिएबल विद द टाइम, तो वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी दैट यू कैन से ब्रंट आउट वेलोसिटी। तो यहाँ जो आपके पास m है इसे दूसरी साइड भेज दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा u dm बाई m। देखिए मैं इस वेलोसिटी को इधर लेके नहीं आई क्योंकि ये दोनों सेम वेलोसिटी नहीं है। ये तो है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस। तो ये कांस्टेंट रेट से मूव करती हैं, तो इन्हें हम चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये इधर रखो या इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको यही छोड़ दिया। और जब हमें वेलोसिटी चाहिए तो इस डिफरेंशिएशन टर्म को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका अपोजिट फंक्शन दैट इज इंटीग्रेशन। तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल टू सम फाइनल, और जो मास है वो क्या हो जाएगा, देखिए जो इनिशियल मास है आप उसे एक्चुअली m नॉट लिखिए। यहाँ मैंने जो m लिखा है वो आप m क्या मान के चलिए, एट द टाइम t, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे मास डिक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियल मास को m नॉट कह दीजिए एंड एट ए टाइम t इस मास को आप क्या कह दीजिए, m। तो m इज द मास एट ए टाइम t एंड दिस इज द मास एट ए टाइम t = 0, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट हो जाए कि इनिशियली क्या था m नॉट और आफ्टर सम टाइम जब भी हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड में। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास जो इक्वेशन बन गई फाइनली वो बन गई dv इनिशियल टू फाइनल।
और ये माइनस का u इनिशियल टू फाइनल dm अपॉन m। तो dv का इंटीग्रेशन होता है v और हम लिमिट पुट करेंगे इनिशियल टू फाइनल और माइनस का u। देखिए जो dm अपॉन m है 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन वो होता है log ऑफ m। और अब लगा दीजिए इसकी लिमिट। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लगभग है 0 क्योंकि एट रेस्ट है, जब कोई कंबशन नहीं हुआ है तो लगभग क्या ये है ही 0। तो इनिशियल वेलोसिटी को क्या रखेंगे 0। तो इनिशियल मास तो 0 नहीं था, इट इज द मैक्सिमम मास इनिशियली फील्ड विद द सिस्टम। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है 0 एंड दिस इज माइनस u और ये हो जाएगा log ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अब ये जो इंटीग्रेशन हमने सोल्व किया इसमें ये जो log आया ये एक्चुअली है नेचुरल log और इस नेचुरल log को एक्चुअली हम लिखते हैं ln से। और जब इस नेचुरल log से हम इस log में आते हैं, ये जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये लॉगरिथम हमें लेना पड़ता है टू द बेस 10। तो इस log से जब हम इस लॉगरिथम वैल्यू में आते हैं तो हमें इसे एक टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो एक्चुअली क्या होती है 2.301। तो जब हम इसे लिख देंगे तो v माइनस 0 को हम क्या कहेंगे v और ये जो आपके पास बनेगी 2.303। ओके, तो यहाँ जो आपके पास ये माइनस u है, ओके, ये एज इट इज रहेगा या यू कैन से आप इसे सिंपली u रख लीजिए और इस माइनस को आप ले जाइए अंदर। ओके, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये आपके पास एक रिलेशन होता है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं log ऑफ a अपॉन b। तो ये जो इंटरनल लॉगरिथम फंक्शन है इसकी हम दूसरी फॉर्म लिख देते हैं कि log a प्लस log b होता है प्रोडक्ट और log a माइनस log b होता है डिविजन। तो ये बाहर आपके पास क्या है 2.303 into u and this is your v। ओके, तो दिस इज कॉल्ड योर फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम ब्रंट आउट स्पीड की बात करते हैं तो ब्रंट आउट स्पीड क्या होती है जब सारा का सारा फ्यूल का कंबशन हो जाता है तब जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहेंगे ब्रंट आउट वेलोसिटी या ब्रंट आउट स्पीड। अब यहाँ एक टॉपिक और पूछा जाता है अपथ्रस्ट। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा होगा फोर्स और उस अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को हम क्या कहते हैं अपथ्रस्ट। तो ये जो अपथ्रस्ट है रॉकेट पे वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे जो हमारे पास इनिशियली आई क्यू सोल्व करने के बाद क्या m इंटू dv इज इक्वल टू माइनस का u दैट इज df। तो अपथ्रस्ट होता है फोर्स और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो है, एक्सेलरेशन की बात करोगे तो दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो। तो यहाँ dv अपॉन dt क्या होता है एक्सेलरेशन और ये क्या हो जाएगा dm बाई dt। तो जो अपथ्रस्ट है ओके दिस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू, तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज योर u इंटू dm बाई dt। तो जो अपथ्रस्ट है वो क्या होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस एंड रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल दैट इज योर dm बाई dt। अपथ्रस्ट होता है u dm बाई dt। तो दिस इज अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और हमारे सिलेबस में 2 केस है रॉकेट फायरिंग, डिप्लॉयमेंट ऑफ बाय योर चैप्टर इज कंप्लीट।